हो सके। वैसे तो पूरा जो है चल ही रहा है सब ठीक, लेकिन चलो कर लेते हैं, आ गए हैं तो। ओपन कर लिए पेज 58 सभी लोग। अच्छा सुधीर ओपन कर लीजिए, कोई बात नहीं। पेज 58 पे आपको एक टॉपिक दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? और कोई बात नहीं, और आप लोग मजे ना लें कृपया। भोज में होता है ना, भोज में समझ रहे हैं, भोज में जो पहले खाया है ना, समझो बहुत ज़्यादा खाया है वो बस चिढ़ाने के लिए लास्ट वाले को बोलता रहता है। क्या बोलता रहता है? कितना खाइबा मर दे। अच्छा ये पहले पहले निपटा लिया ये तो। भोज वाला जो तरीका है ना, जैसे क्वेश्चन बना रहा है तो लास्ट में बच्चे टेस्ट में भी मजे लेते हैं भाई। स्कूल में नहीं होती, स्कूल में लास्ट तक जो लिख रहा है ये टॉप करेगा, इतना उसका मजाक उड़ाएगा। अरे चुप रहा भाई, लिखने दे यार। वो बाद में बोलता है क्या, हाँ टॉप करने के लिए नहीं लिख रहा है, कम से कम पास तो कर जाए क्योंकि जिसको टॉप करना उतने देर तक थोड़ी लिखेगा वो तो जाहिर सी बात है, क्या उसको सारे आंसर्स आते हैं, उसको तो इस बात की बेचैनी है कि मेरा क्वेश्चन ना छूट जाए, वो तो तेजी में लिखेगा शुरू से। जिसको नहीं आ रहा उसको ना अंतिम लगता है, क्योंकि उसको थोड़ा उम्मीद भी रहता है कि कुछ दोस्त उसके तरफ से कुछ चेप वोप मिल जाए, उम्मीद भी रहता है। लाला सर टीचर लोग भी बोलते हैं चलो 5 मिनट है दे दो। सर मेरा कॉपी दे दिया उसको टीचर बोला कि कोई बात नहीं सौरभ, SST का पेपर है, दे दो उनको। अच्छा मैंने दे दिया भाई, अब दे दिया, एक को दिया वो तब ठीक है, पूरा सर्कुलेट हो गया। अब ये जो सर्कुलेशन वाला काम था, ये मैं कहा भाई मेरा नंबर कम आ जाएगा, बाकी का सबका ठीक ठाक आ जाएगा। फिर मैं जबरदस्ती छीन लिया, क्योंकि वो भैया फुल स्टॉप भी छाप दे रहा था वो हम क्या करें, सारा का सारा तो 10 मिनट के चक्कर में सारा हो जाता है। तो चलिए आप थोड़ा शुरू करते हैं और मतलब मजे लेते हैं। तो पहला है सर इम्पोर्टेंस ऑफ पास्ट इन फॉरेन पॉलिसी। देखो फॉरेन पॉलिसी को शुरू करने से पहले 2-3 बातों का ख्याल रखिएगा। मैंने आपको हालांकि इतनी बार ये बातें बोली है ना कि आपके माइंड में एकदम बस जाएगा। किसी इंसान का जिस तरीके से पास्ट बहुत मैटर करता है, उसी तरीके से किसी कंट्री का भी पास्ट बहुत मैटर करता है, ठीक? इसलिए कहावत है कि एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सीन हैज अ फ्यूचर। मतलब हर जो संत लोग का उनका कोई पास्ट था और हर जो बेकार आदमी उसका कुछ फ्यूचर अच्छा होता है। तो सुन पा रहे हैं अभी? तो पहले हम समझेंगे, मैंने आपको एक बात बोला था कि जब IFS ऑफिसर आप बनते हैं तो मैंने क्या बोला था कि आपको हर देश के बारे में लगभग 1 साल तक सिर्फ जानना पड़ता है कि वो देश आया कैसे। तो हमारे फॉरेन पॉलिसी में पास्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है, मतलब हद से ज़्यादा। क्या क्या इंपॉर्टेंट देखेंगे और आपको बड़ा मजा आएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला वहां पे देखना, मैंने ऊपर में तो व्लादिमीर पुतिन का लिखा है, वो मैंने आपको बताया भी था कि जर्मनी के चांसलर थी एंजेला मार्केल को डॉग से फोबिया था, तो डॉग लेकर वहां पे चली गए और साइन हो गया। मतलब मैंने बोला था ना आपको, नहीं बताया था क्या? बताया था। तो व्लादिमीर पुतिन जो है बड़ा, वो भी मैंने बोला कि वो बहुत साइकोलॉजिकल हो, और इंदिरा गांधी बड़े मास्टरमाइंड थे। तो डील साइन हो नहीं रहा था, कुत्ता लेके गया और साइन हो गया। तो कभी कभी हमेशा प्यार से ही सब कुछ नहीं होता है, कुत्ते दिखाकर भी हो सकते हैं। नीचे आइएगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पास्ट इन फॉरेन पॉलिसी में पहला है, पास्ट मतलब क्या? हिस्ट्री। और हिस्ट्री मतलब हिज स्टोरी या हर स्टोरी, मतलब बात वही है। नीचे आइए। थ्रू पास्ट वी कैन प्रिडिक्ट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप मेंस में चेप सकते हैं। पास्ट जिससे ज़्यादातर लोगों का तो क्वेश्चन नॉर्मल लाइफ में होता है, जब समझदार हो जाते हैं तब तो नहीं। नॉर्मल लाइफ में क्वेश्चन होता है इतिहास क्या पढ़े, जैसे जब थोड़े से बच्चे रहते हैं उस टाइम तक, 10th तक खासकर, और बड़ा अच्छा अच्छा ओपिनियन भी होता है, क्या पढ़े, कर जल गया मर गया, हम क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा ये सब 10th में होता है। उसके बाद जब IAS के एग्जाम देने आते हैं तो लगता है क्या नहीं पढ़ेंगे ना तो भैया कुछ नहीं होना है, समझ आ रही बात? सारा पास्ट हमारा फ्यूचर खराब कर देगा, इसीलिए पास्ट को पढ़ना जरूरी है। मैंने क्या बोला था, इंपॉर्टेंस इसलिए पास्ट का क्योंकि पास्ट से आप सीख लेते हो, उसको प्रेजेंट में इंप्लीमेंट करते हो और फिर सोचते हो कि आप फ्यूचर में गलती ना हो। जैसे इंडिया ने किया, World War I का साइन इंडिया समझ गया था कि बेचारा दोबारा ऐसा हम गलती नहीं करेंगे, तो दोबारा साइन ऐसा हुआ ही नहीं, इसलिए पाकिस्तान और हमारा मसला ठीक ठाक सुलझ गया। लेकिन उसके बाद अगर नहीं सीखा रहता, वो पास्ट हुआ नहीं रहता, तो फिर हमारा फ्यूचर शायद ठीक ठाक नहीं होता। नीचे आइए। तो पहली बात है, थ्रू पास्ट वी कैन प्रेडिक्ट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एग्जाम्पल, USA के पास्ट से हम जान सकते हैं कि USA हस्तक्षेपी है। अब सर USA के पास्ट से आप तो नॉर्मली जान ही सकते हो ना, कैसे? कि सर USA हर जगह आता था मुंह ले लेके, क्या कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में, फ्रीडम ऑफ पीपल आर इन डेंजर। तो हम एक बात तो जान गए कि USA बिना टांग अड़ाए उसको सर मतलब पचता नहीं है उसको। तो आपको इतना आइडिया है कि जब भी कोई मुद्दा होगा तो कोई और आए या ना आए, USA तो आएगा जरूर।
कुछ ना कुछ लेकर। इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा फिर भी यूएस से आएगा, उसकी आदत है सर। नीचे दूसरा, यूएसए वांट्स अदर्स टू बिहेव द वे इट बिहेव और द वे इट वांट्स। पहला क्वेश्चन कि यूएसए सर उसी ढंग से किसी को भी बिहेव कराना चाहता है जैसा वो चाहता है कि वो वैसा ही रहे। तो पहला क्या लिखा है, यूएस वांट्स अदर्स टू बिहेव द वे इट बिहेव और द वे इट वांट्स। तो जैसा यूएसए का एक ही प्रॉब्लम है, वो चाहता है क्या, हम जैसा बोले वैसा बिहेव करो, या फिर हम जो चाहते हैं वैसा करो, बात खत्म। तो सर ये आप तो पहले भी देख चुके हो कि मैंने आपको वहां भी बताया था कि यूएसए कैसे काम करता है कि सर यू आर ए सर्वेंट, मैं तुम्हें दे रहा हूं, एक सर्वेंट की तरह काम करो। रसिया का थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट था, लेकिन सर अमेरिका का अप्रोच वैसा ही रहा है। इक्वल वैल्यू देने की इसके कोई नहीं रहती। ये हमेशा आपको पैसे देगा, पूरा सर सब कुछ देगा, लेकिन सर आपको नौकर की तरह रखेगा, ना कि एक फ्रेंड की तरह। अच्छा, इंडिया के पॉलिसी में क्या चेंज था, इंडिया ने एज ए फ्रेंड बोला, भूटान को क्या बोला, एज ए फ्रेंड बोला, वहां पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए सर पॉलिसी ज्यादा पॉपुलर हो गई। अब सारा आएगा यहाँ पे, मजा आएगा आपको। नीचे आइए, पहला है क्या यूएसए डोमिनेटिंग है, इसमें बोलने की जरूरत है। सर यूएसए डोमिनेटिंग है, अमेरिका डोमिनेट है, डोमिनेटिंग करता ही है। आप देखो ना सर, जाके वियतनाम में हर जगह क्या बोल रहे हैं कि पीपल, जो फ्रीडम है पीपल का, वो डेंजर में। भाई तुमको कौन बोल दिया डेंजर में है? अच्छा, तुमने इतना बार बोला, बोल बोल के सबको पका दिया, और फाइनली बाद में आपने क्या किया? सर लोग बोल रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्या बोल रहे हो? तुम मान, अच्छा अफगानिस्तान में इलेक्शन करवा लिया, कौन जीता वहां से? हामिद करजाई, याद है, भूल गए? तो हामिद करजाई जीता, उसमें भी जबरदस्ती था, इलेक्शन लड़वा दिया, जीता, उसको पता नहीं भाई हम क्या है, लोग को पता नहीं तू ही जीता है, कौन जीता है। सर सब कौन करा रहा है? अमेरिका। तो सर डोमिनेटिंग तो है ही है, हर जगह डोमिनेट करना चाहता है, और जबरदस्ती सर कुछ भी करवाएगा। नीचे आइए, क्या इज यूएसए डेमोक्रेटिक व्हेन इट एंगेजेस विथ वर्ल्ड? एक क्वेश्चन और है, दोनों में याद रखिएगा, क्या यूएसए जब किसी दूसरे से इंगेज करता है, चाहे बिजनेस पर्पस से किसी से, तो क्या वो डोमिनेटिंग है? वहां है नो। सर वहां पर अपने आप को साफ सुथरा दिखाता है यूएसए। देखिए क्या लिखा है, नो एंड। क्या कमाल है कि जो डेमोक्रेसी का इतना पक्ष लेता है वो खुद ही डिक्टेटरशिप का काम करता है। मतलब ये सब कुछ हम उसके पास्ट के बेसिस पर ही तो डिसाइड कर रहे हैं। सो पास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए किसी इंसान का पास्ट या किसी देश का पास्ट बहुत ही मैटर करता है। सुन पा रहे हो सब? एक बार जोर से बोलो, ऐसा नो। नीचे आना। अब सर है, सिमिलरली चाइना भी सिविल वार से ही गवर्नमेंट बनाया है, तो वो भी लड़ाई झगड़े की बात करता रहता है। अब आ जाओ नीचे, शांति की बात कहाँ से करेगा वो? भाई जो पैदा ही ऐसे लड़ झगड़ के हुआ है वो शांति का बात क्या करेगा, उसको पचेगा नहीं। नीचे, इजराइल, ज्यूज को शुरू से ही टारगेट किया गया। हम, अच्छा आप जो इजराइल बोल रहे हैं तो कुछ समझ में आ रहा है वहां का? अब सर नीचे आओ, चाहे जर्मनी में या हर जगह, बट दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड पहले से ही अपना इतना टारगेट किया गया कि उनका शरीर लोहे का हो गया, इसलिए अरब वाले लड़ते हैं तो मतलब हार जाते हैं। अरब कौन? वही पैलेस्टाइन वाला, अरे बोला था ना। तो जो अरब जब मैं बोलूँ तो पैलेस्टाइन समझना, और जब मैं इजराइल ज्यूज बोलूँ तो आप इजराइल से रिलेटेड समझना ही। तो सर उनको तो ऑलरेडी इतना सताया गया है, किसको? ज्यूज को, कि इनका सर पत्थर का मतलब हो गया पूरा बॉडी, या लोहे का बोलो, कितना भी मारो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हार्ड वर्किंग तो है, अब हार्ड वर्किंग है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब अरब वाले पैलेस्टाइन वाले लड़ने जाते हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा? जो सर पहले से 10 कोड़ा खा के आया है, उसको 1 कोड़ा खा के क्या फर्क पड़ेगा? अब ऊपर से 1 कोड़ा ये जब देता है तो 10 के बराबर निकलता है। तो थोड़ा सा दिमाग में रखना। जैसे लेबर क्लास होते हैं ना, तो लेबर क्लास कहने का मतलब इसको आप अदरवाइज नहीं लेंगे, विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं बोल रहा हूँ, वो इतना मेहनत करता है कि तो उसका बॉडी और 6 पैक ऑटोमेटिक हो जाता है, उसको कुछ अलग से फुलाने उलाने की जरूरत नहीं है। समझ में मेरी बात? उसका ऑटोमेटिक है। अब सर वो सर उसका काम इतना टफ है कि आप देखो वो सर लगेगा आपको, अगर उसको सही ढंग से कपड़ा वपड़ा पहना देना तो मॉडल बन जाएगा वो। समझ पा रहे आप? अगर सही से उसको पहना के खाली बहुत बोला था चुप रहना, कालिदास की तरह। तो कालिदास को शादी में लेके गया था ना, और बोला बस तुम खाली चुप रहना, 2 को दिखाया तुम 4 को दिखाओ मतलब 1 दिखाया 2 दिखाओ, तो चुप रहे क्या सर आप बेवकूफ़ बना सकते। खैर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे, यूएस सब चीज देगा लेकिन आपको बराबर का दर्जा नहीं देगा, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देगा, इसलिए इंदिरा गांधी ने डिमांडेड इक्वल ट्रीटमेंट, नहीं तो नहीं। मतलब सीधा क्या बोला था इंदिरा गांधी ने, अगर देना है तो इक्वल ट्रीटमेंट दो, नहीं तो जाओ भैया तेल लेने, कोई दिक्कत नहीं है। राइट में देखना इसका इंपॉर्टेंट है। राइट में मैं क्या बता रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं ये पढ़ा रहा हूं कि सर किसी भी, अच्छा पहले फॉरेन पॉलिसी को समझ लो, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विदेश नीति। तो विदेश नीति पहले समझना क्या होता है। विदेश नीति क्या? आप हर कोई कंट्री अपना हर देश के साथ कोई ना कोई नीति बना के रखता है कि इस देश के साथ कितना जुड़ना है, इस देश के साथ कितना कम, किसके साथ कितना ज्यादा। अब उसमें आपके जुड़ने से पहले उस देश के बारे में पहले से पता हो तो सर आपके लिए आसान हो जाएगा नीति बनाना। जैसे आप किसी
अब शादी ही ले लो, शादी में आप जैसे जोड़ने जाते हैं तो आप सब पूरा कुंडली देखते हैं, माता पिता क्या थे, ये क्या थे, वो क्या थे, सारा देखते हैं। तब जाकर उसके बाद आप क्या है, अपना नीति बनाते हैं कि ठीक है, अच्छा औकात आपने देख लिया, आपका औकात देख लिया आपने कि इसका कितना औकात है, इसका कितना औकात नहीं है। अब दहेज की बात हुई थी कि सर बर्तन लोटा सब लेके आना है। अब आप सर क्या कि बर्तन लोटा लेके नहीं गए, क्योंकि आपको पता चल गया अगर हम लेके नहीं जाएंगे तो कुछ करना हमारा नहीं पाएगा, तो आपने सर वहाँ चेप लिया। बहुत लोग होते हैं ना सर बोल देते हैं तिलक में ये देंगे वो देंगे, वहाँ गया कुछ नहीं, खाली चप्पल लाया हाँ भाई तो एकदम ट्रैक्टर पे खाली चप्पल पड़ा हुआ है, पूरा गांव को पहनाएंगे नहीं चाहिए। खैर उसके बाद तो राइट में आइएगा प्लीज। द इम्पोर्टेंस ऑफ पास्ट इज दैट इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट बिहेवियर ऑफ ए स्टेट and helps in assessing the future behavior of the state out to display, and we can predict the values of any country by their past। इसलिए आईएफएस ऑफिसर इंडियन फॉरेन सर्विस में 1 साल तक के लिए सिर्फ देशों का इतिहास पढ़ना होता है। सर किसी का भी पास्ट बहुत मैटर करता है, इसलिए जात मुड़कर जब गाली भी देते हैं आप लोग, तो गाली जो देते हैं, मैं बोला लड़ाई तो अपने में होता है लेकिन बीच में माँ बहन को ले आ देते हैं, ये गलत बात है। लेकिन गाली देते हैं तो क्या करते हैं, गाली देते हैं जो जो होता है इसका पापा ही ऐसा था या इसका दादा ही ऐसा था इसीलिए ये ऐसा है। आप समझ पा रहे मेरी बात? तो मुझे गाली नहीं सिखाना, मैं ये बताना चाहता हूं कि आम आदमी भी इस बात को जानता है क्योंकि इसका पास्ट ऐसा रहा है, तो उस बेसिस पर उसको क्या है गाली देगा समझ आए? तो आप क्या है उसको बोलते भी हो तुम्हारा गलती नहीं है, तुम्हारे दादा के दादा जो थे ना वो ऐसे ही थे। अच्छा वो बोलता है, उसको वही कंफ्यूजन होता है लेकिन उसको बुरा लगता है। तो भाई बोलना है हमको बोलो, क्या दादा को लगा है। लेकिन सर हर कोई इंसान या किसी देश के पास्ट पे ही करता है, इसलिए मैंने बोला कि आईएफएस ऑफिसर को ये जानकारी होता है। अच्छा देखो पास्ट में आप एक बात याद रखना, 90% पास्ट अगर आप किसी का जानते हैं तो आप उसको जज कर सकते हैं करेक्टली, ये साइकोलॉजिकल प्रूवन है। इसलिए क्योंकि सर देखो चाइना का मैंने बोला मारपीट से जन्म लिया है, अमेरिका भी सिविल वार से जन्म लिया है, उसके बाद सर जितने सारे कंट्री, पाकिस्तान वैसे ही कंट्री, हर किसी का आप देखोगे तो अप्रोच लगभग सेम ही है। श्रीलंका का वैसे ही क्राइसिस हुआ, शुरुआत से ही क्राइसिस में रहा है, वहां पे भी वही काम चल रहा है, वही धंधा चल रहा है। तो सर इसीलिए पास्ट के बारे में, और आप विदेश नीति अगर बना रहे हो और आपको पहले से पता है कि श्रीलंका क्या करेगा, चाइना क्या करेगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब कमाल की बात है कि श्रीलंका में आपको जब पढ़ोगे तो मैंने बोला भी था कि तमिल का और सिंघल का लड़ाई सर बहुत शुरू से है और जबरदस्त लड़ाई उनका है। अब वो लड़ाई ऐसा है कि सर आज तक वो लड़ाई चल ही रहा है और आगे अभी कब तक चलेगा उसका कोई आइडिया नहीं है। अब जरा एक स्टेप नीचे आइए, पेज नंबर 59 पे आओ, बस एक ही पेज और पढ़ाऊंगा, उसके बाद 2 पेज और, उसके बाद खत्म। तो 59 पे रामायण एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या है सर? तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में पहले तो रामायण का देख लेना है, ठीक है? रामायण बहुत इंपॉर्टेंट है, रामायण और महाभारत भी, लेकिन पहले रामायण देखते हैं, महाभारत तो महाभारत ही है। अच्छा महाभारत का नाम सुनते सुनते अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब महाभारत मतलब इसका मीनिंग सोचना कभी, महाभारत इसका मीनिंग बहुत अच्छा है, भारत जो महान, और सर कांड क्या दिखा रहे हैं, मारपीट समझ में, तो महान भारत का महान कांड। खैर नीचे ये यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मजा आएगा, जानबूझ के आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि सर हनुमान जी ने भी बहुत बड़ा काम किया है ठीक है? और हनुमान जी को हम जो है सुनना, हनुमान जी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डिप्लोमैट ऑफ द वर्ल्ड। तो रुक जाना, कैसे बताएंगे, नीचे देखो रामायण की बात है, रामायण और भारतीय विदेश नीति। पहला है हाउ डज इंडिया पास्ट इन्फ्लुएंस आवर फॉरेन पॉलिसी। पहली बात मैंने बोला हम लोग सर वो आदमी हैं जो रामायण देखते पढ़ते सुनते आए हैं, तो हम लोग सर आराम से सीधे साधे लोग हैं अपन। बस नीचे आइए, रामायण में क्या लिखा है, इंडियन एपिक। एपिक मतलब क्या होता है, ग्रंथ, कुछ ग्रंथ समझ लीजिए, कुछ आप नॉर्मल समझ लीजिए। इंडियन एपिक रामायण को मानते हैं और एपिक का बहुत बड़ा रोल है समाज को बदलने में। सर ग्रंथ को तो सर आप सोचो ना, हर धर्म का अपना एक ग्रंथ है, अगर मान लो उस ग्रंथ के प्रभाव पे ही तो बहुत सारे धर्म चल रहे हैं। अगर हम भगवत गीता को फॉलो कर रहे हैं, कोई फॉलो कर रहा है मान लो कुरान को, कोई बाइबल को कर रहा है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब को, तो अलग अलग जो फॉलो कर रहे हैं उसका असर तो आपके पे है ही सर। अब रामायण है तो रामायण का असर हमारे पे भी तो है, और बहुत बढ़िया वाला असर है सर, कम नहीं। इसलिए हम लोग ज्यादातर गुस्सा आएगा तो बोलेंगे रावण कहीं का, तो हमको पता है कि रावण बेकार है, समझ में मेरी बात। और ज्यादा तो शुद्ध हो गया, हमारा बेटा तो बिल्कुल गाय की तरह सीधा है, राम की तरह, ठीक है? अच्छा राम को गाय से कंपेयर कर लिया तो क्या होता है, गाय तो माता होती है, समझ में आ रहा है? अब सर वहां पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं। नीचे आइए, एपिक नर्चर इंडिविजुअल बिहेवियर एंड कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल से ही समाज बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप जो पढ़ोगे वही दूसरों को बताओगे, इसलिए अच्छा पढ़िए और अच्छे लोग से मिलिए।
सबसे फर्स्ट कि सर आप अगर मान लो अगर भगवत गीता पढ़ के आप बड़े हुए हैं, अच्छा एक राइटर है जिसने एक मूवी लिखा था सर, उसने पहला ऐसा किताब लिखा, उसका मुझे याद नहीं रहा, बड़ा फेमस है उसका, वो फिल्म भी बड़ा पॉपुलर हो गया यार, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। वो पहला राइटर है जिसने अपनी पहली स्टोरी लिखी और पहली स्टोरी वो इतनी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई, अब मुझे नाम नहीं आ रहा, कभी बता दूंगा, और बहुत वो नाम मतलब है। अब सर उससे पूछा गया कि आप कितना अभी तक किताब लिखे हैं, बोला पहला है। तो बोला भाई ये पहला में इतना इतना बवाल कैसे लिख दिए? तो उसने एक बात बोला था कि मैंने भगवत गीता जो है ऑलरेडी बचपन से लगभग 17-18 बार पढ़ लिया है, और भगवत गीता पढ़ने के बाद दुनिया का ऐसा कोई ग्रंथ ही नहीं बचता है जो सर आप उसमें इनकम्प्लीट लगो। उसमें सर भगवत गीता में जो लिखा गया है इतने तरीके से लिखा गया है, इसीलिए तो इतना पॉपुलर हो गया भगवत गीता। वो सर उसमें ऐसे ऐसी बातें हैं, इतने इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं और सिलेक्टेड वर्ड्स हैं कि समाज में उसमें लगता नहीं कि थोपा हुआ है। और प्लस सर उसमें सारा का सारा चीज़ दिया हुआ है, जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे तो उसने सर बोला और बस हो गया, लिख दिया। और सर उसने ऐसा लिखा हुआ है भगवत गीता कि वाकई में, या रामचरितमानस जो आपका है, कि उसमें कुछ बचा ही नहीं है। उसके अलावा उससे बेस्ट राइटिंग क्या होगा? और हिंदी साहित्य में आपको वहाँ बताऊंगा मैं कि सर बेस्ट वर्ल्ड नोबल बुक से ज़्यादा कहीं उससे ज़्यादा कोई पॉपुलर आज तक कोई बुक ही नहीं हुआ रामचरितमानस और भगवत गीता से ज़्यादा। बाकी सब तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। अगर आपको मैंने वही बोला, इसके बाद नेक्स्ट जो बुक पढ़ने वाला है वो एक्चुअली वही बुक है जो आपसे पढ़वाने वाला हूँ मैं। और वो बुक आपको इसलिए नहीं क्योंकि सर ये हिंदू मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को पढ़ना। अपन दोनों कुरान भी पढ़े, बाइबल पढ़े, सब पढ़े, आपको भी आराम से पढ़ना है, इसलिए क्योंकि एज एन ऑफिसर आपको वो पता होना चाहिए और वो कंप्लीट बुक है। मैं जितना कुछ आपको बुक अभी 2 पढ़वाया हो ना, उन सारे बुक का सब कुछ आपको उस बुक में मिल जाएगा, तो आपको लेना ही लेना है। और कमाल की बात है कि हिंदी साहित्य में वो सिलेबस में है, हिंदी साहित्य के सिलेबस में है, जबरदस्त है। सुन पा रहे? सुंदरकांड है उसमें, सुंदरकांड जो पढ़ा जाता है ना हनुमान जी के समय, अरे वही तो सुंदरकांड ही तो पढ़ते हैं जब हनुमान आराधना होता है तो कचमाई पूरी वाला नहीं है। चलिए नीचे आइए, केस स्टडी ऑफ रामायण। तो पहले हम रामायण को केस स्टडी करेंगे। पहली बात मैंने बोला था कि सर एपिक कोई भी ग्रंथ हो वो आप पे और आपके समाज पे बहुत असर डालता है, और इस पे सर कोई दो राय नहीं है कि रामायण सर, अच्छा मुस्लिम लोग रामायण के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत हिंदू को तो सर पता नहीं है अच्छे से, मुस्लिम लोग को बहुत अच्छे से पता है, आपको समझा देंगे, अच्छा आप सुनते रह जाओगे। तो लोग को लगता है कि रामायण इज लाइक समथिंग जो हिंदू, अरे कुछ नहीं है भाई, वो सभी के लिए है। ये बांट लिया है कि राम हमारे हैं, अरे राम कब बोल दिया हम तुम्हारे हैं सनम, समझ में आ रहे हो? कहाँ बोले हो? लोग मान लिए नहीं तुम हमारे हो सनम। लेकिन सर आप देखेंगे तो अब्दुल कलाम से देखिए, अब्दुल कलाम ने सारा कुछ पढ़ा और उनको आइडिया है। नीचे आइए, पहला केस स्टडी देखेंगे, केस फैक्टर और केस ऑब्जेक्टिव। केस फैक्टर क्या है? पहले देखो, राम, सीता, हनुमान और रावण, बेसिकली 4 ये मेन कैरेक्टर हैं जो सबसे ज्यादा उसमें प्रभावित करता है हमें, बाकी तो बहुत सारे साइड रोल हैं उसमें। तो राम, सीता, हनुमान एंड रावण। केस ऑब्जेक्टिव में आया क्वेश्चन, पहले देखो बेसिक प्लॉट। बेसिक प्लॉट रामायण का क्या है? सीता जी को सर रावण ने क्या है, रावण कैप्चर करके ले गया। अच्छा, श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन, तो CEYLON, तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। शिलोंग नहीं, सिलोन बोलिएगा, ठीक है ना? ठीक है। अब सर वहां पे देखिए, सीता जी को पकड़ के ले गया कौन? रावण। अब रावण ले गया राम जी उदास, नीचे वहां लिखा हुआ मैंने, राम अपसेट उदास एंड टेल हनुमान टू फाइंड सीता। अब हनुमान जी को बोले कि सीते को बुलाइए, सीते को खोजिए। अच्छा राइट, नीचे आइए, हनुमान फाइंड सीता हु इज अंडर कैप्टिविटी ऑफ रावण। तो हनुमान जी भी अपना जैसे तैसे है, मतलब एक बेसिक प्लॉट है, बाकी सब तो आपको पता ही है कि मुंह में निकल के गए वो तो आपको पता है ना। नाम याद है उस राक्षस का? क्या नाम था? ताड़का, सिंगिका। यार अब तो मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया आप लोग अब शायद ताड़का, कोई बात नहीं, अब मतलब जो भी हो, मतलब अच्छा इतना याद है कि मुंह से निकले थे, इतना याद है मतलब बहुत छोटा साइज बन के निकल गए थे। आगे नेक्स्ट तो हनुमान जी जो है रावण को फाइंड के, जो इसका देखना है, इसको पढ़ते पढ़ते एंड तक आते आते आपको बहुत गजब का एक नया आइडिया मिलेगा, इसीलिए आप सुनते जाना। नीचे तो कन्विंस सीता दैट ही सेंट बाय राम। अच्छा पहले गए तो सीता जी बिलीव भी नहीं कर रहे कि भाई तुमको राम जी भेजे, वो विश्वास ही नहीं कर रही है। तो इन्होंने फिर अपना वो दिखाया पोटली में, जो अपना है जो दिए थे राम जी, तो दिखाया तो बोला अच्छा ठीक है तुम मान गए। नीचे आइए, उसके बाद सीता गेव मैसेज टू हनुमान टू गिव राम। तो सीता जी ने उसके बाद बोला कि ठीक है, आप हनुमान जी को मतलब बोला कि आप राम जी को बता देना, ठीक है सब, बाकी जल्दी से आके ले चलें। नीचे
हनुमान, अब सर बाकी तो हनुमान जी का वो ये, हनुमान जी तो प्रजाति थे ना तो सर अब उनका तो काम ही वही था क्या कि सर तोड़ फोड़ तो बिना मचाए कहाँ से काम करेंगे। जैसे खाया, कुछ खा के फेंक दिया, बंदर लोग का तो ही काम होता है। सर घूमने गया था मैं, चश्मा ही लेके भाग गया अब चश्मा नहीं दे रहा है। अच्छा लोग चिल्ला रहे हैं वृंदावन में, लोग क्या चिल्ला रहे हैं, अरे आप इनको लड्डू दीजिए, पेड़ा दीजिए, तब वो देंगे चश्मा। अरे भाई तुम बस तो जब खरीदने के करे एक दे तो कर, नहीं एक पैकेट खरीदना पड़ेगा भाई ये तो गजब का बिजनेस है भाई। अच्छा वो लेके चला गया चश्मा, सच्ची बता रहा हूँ, कांड हुआ है, मेरा नहीं था, साथ में और थे अब वो सब चश्मा बढ़िया से लेके चला गया और वैसा देखा पीछे से आया यूं, हम लोग उधर खड़े थे, लेके चला गया। अब लोग क्या चिल्ला रहे, अरे अरे लड्डू दीजिए, पेड़ा दीजिए। अब सर लड्डू पेड़ा ठीक है, बट उसके बाद खरीदने गया तो कह रहा एक नहीं देंगे, एक डिब्बा खरीद, एक डिब्बा कितने 250। अरे अब लास्ट में सर क्या हुआ, फिर को क्या बने, अब चश्मा लेके सर रजनीकांत की तरह लगा लिया वो, और वो ऐसे ऐसे घुमा रहा है। उसका वीडियो है, मैं कभी भेज दूंगा फेसबुक, कभी आप इंटरटेन हो जाए। लाइव में देख रहा था और हम लोग हंस रहे थे, लेकिन जिसका चश्मा था वो बेचारा, उसका हालत खराब था, पावर वाला चश्मा था उसका, दिख नहीं रहा था उसको स्टाइलिश रहता तब ना। चलिए आइए अब सर हनुमान जी जाके अशोक वाटी में तोड़ फोड़ कर दिए। अब हनुमान जी ने जैसे ही तोड़ फोड़ किया तो 2 चीजें हुआ सुन लो, आज जो क्लास मिस करेगा उसको मजा नहीं आएगा, क्योंकि कल मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा डिफरेंट है। कल मैं टाइम वेस्ट ही नहीं करूँगा, कल मैं बहुत तेजी में जाऊँगा। आज थोड़ा आपको बता देता हूँ मजे के लिए। अच्छा हनुमान जी का एक रोल है, तो हनुमान जी उसके बाद क्या करेंगे। अब सर सीता जी ने इनको मैसेज दिया और जाके आराम से कहा राम जी को। अच्छा एक बात बताओ, जब राम जी को मैसेज दे रहे हैं कौन, हनुमान जी, तो क्या उस मैसेज में कोई फिल्ट्रेशन है कि एज इट इज जैसा बोला वैसा बोला, एज इट इज बोला। सर उसमें अगर हाँ बोला है तो हाँ, ना बोला है तो ना, कोई फिल्ट्रेशन उसमें नहीं था। सर हमारे राजदूत भी तो यही काम करते हैं, राजदूत भी किसी देश में जाते हैं। अच्छा वहां पे ध्यान समझना, मतलब वही डिप्लोमैट्स, ठीक है, जो फॉरेन सर्विस और आपको बोल रहा हूं, तो डिप्लोमैट्स का काम क्या होता है। डिप्लोमैट्स गए यहां से जाने के बाद क्या करते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मैसेज वहां से उनको मिल रहा है वो मैसेज एड इज किसको, गवर्नमेंट को ट्रांसफर करते हैं। इस हिसाब से हनुमान जी वर द फर्स्ट डिप्लोमेट ऑफ वर्ल्ड। तो हनुमान जी पहले डिप्लोमेट, और एक क्वेश्चन पूछेगा आपको, भले मजा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। तो हनुमान जी वर द फर्स्ट डिप्लोमेट, क्योंकि सर अगर हनुमान जी अगर मैसेज एड इट इज नहीं ला के देते, क्वेश्चन ये पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट डिप्लोमैट्स एंड द करेंट डिप्लोमैट्स ऑफ एनी कंट्री। क्वेश्चन ये था कि पहला डिप्लोमैट और अभी के करंट, क्या सुन पा रहे हो, उसमें फर्क क्या है। अच्छा आप सोच के बताना, पहले क्या हुआ, जब इनको हनुमान जी को पकड़ लिया गया, बोला ना इनका काम था वही, तो सर आप तोड़ फोड़ किए, तो पहले वो आया, फिर उसको मार के खत्म कर दिए अक्षय कुमार। अच्छा अक्षय कुमार के बाद फिर अब दूसरा आ गया, कौन आ गया, मेघनाथ। अब मेघनाथ आ गया सर, उसने सर, अब मेघनाथ ने सर मार दिया, ऐसा ब्रह्मशस्त्र मार दिया, अब ऐसा मारा कि सर उन्होंने प्यार से मतलब हो गया, ये तो हम जानते हैं। अब हनुमान जी को लेके गया, इधर सुनना ध्यान से, हनुमान जी सर सिर्फ डिप्लोमेट ही नहीं थे, बहुत गजब के इकोनॉमिस्ट भी थे, अर्थशास्त्री। देखो कैसे, सुनना ध्यान से, देखो क्या है, क्या क्या कितना डिग्री, क्या बोल रहे, अच्छा डिग्री, हाँ बहुत कुछ मिलेगा। देखो क्या हुआ सर, हनुमान जी को क्या किया गया, पहले बोला गया क्या, फर्स्ट देखो ध्यान से, पहले जाके इन्होंने पावर अपना कि राम से बच के रहो नहीं तो राम तुमको खा जाएंगे पहले तो ये बोल दिए। अच्छा हनुमान जी ने क्या किया, अपना पहले पावर बताया। सर डिप्लोमैट्स भी यही काम करता है, वो देश के जाता है तो देश को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा रावण बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन रावण ने जब बोला तो 2 चीज याद रखना, आगे मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटी में कि हर राजदूत को इम्यूनिटी मिला हुआ, किसी भी डिप्लोमैट्स को आप डायरेक्टली मार नहीं सकते हो, और उसको सर कंप्लीट इम्यूनिटी है, कुछ पार्शियल इम्यूनिटी हो, मैं पढ़ाऊंगा वहां पे। लेकिन सर देखो क्या दिमाग लगाया, हनुमान जी जाने से पहले विभीषण से मिल के गए थे, ये तुलसी का पेड़ कहाँ है वो तुलसी का पेड़ बात क्या है सर, इंपॉर्टेंट ये था कि पहले एक उड़ा तो कोनो चाहिए, जो सर कोर्ट में जब पहुंच गया कि प्लान तो था ही, क्योंकि सर जो प्रजाति है वो तो अपने काम से बाज आएगा नहीं, वो तो मारेगा, उनको पता था कि बचाने वाला तो वही होना चाहिए, बचाने वाला क्या होना चाहिए, तो थोड़ा शांति उनती हो, तो कौन मिले, विभीषण, इसलिए पहले मिल के गए थे। अच्छा जब आए तो रावण ने क्या बोला, मार इसको पहले खत्म करो, लेकिन सर विभीषण आ गए, काम आ गया। देखो विभीषण क्या बोले,
हमने सुना है कि बंदर की इज्जत उनके पूंछ में होती है, तो पूंछ में आग लगा दी जाए। ठीक, बहुत बढ़िया, उससे उसका नाक का और कान कट जाएगा, मतलब इज्जत खत्म हो जाएगी। अब सर पूंछ में आग लगा दिएगा। सर देखो, हनुमान जी ना बेचारा तेल लेके गए थे ना हनुमान जी बंदूक लेके गए, कुछ लेके गए, 0% इन्वेस्टमेंट, 100% प्रॉफिट। सर उसी आग उसी का लपेटा हो गई और पूरा लंका में उसी को जला दिया। सर इससे बढ़िया इकोनॉमिस्ट और क्या चाहिए आपका, मुझे बताइए ना। तो सर इसको बोलते हैं, सीखिए कुछ आप कि आप कैसे उसी का सर बिना तेल बिना बत्ती फ्री होके गए थे, फ्री होके गए थे, तभी ना छोटा मुंह के मुंह में निकल गए, नहीं तो सर कहाँ से निकल पाते। अब सर ये हनुमान जी का जो कैरेक्टर है सबसे फर्स्ट याद रखिए ये देखो सब, पहला है फर्स्ट, अभी एक और सुना दूंगा उसके बाद सर बोल दोगे, उसके बाद हंसते हंसते जाओगे यहाँ से फर्स्ट डिप्लोमेट। तो हमें जो अभी समझना है इन पूरे स्टोरी से, पहला चीज कि हनुमान जी ने एक ही काम किया, जो ऑर्डर मिला था वो गए, सुना, मैसेज को ट्रांसफर किया, मैसेज में कोई फिल्ट्रेशन नहीं किया। आजकल सर क्या होता है, आपको मैं बोलूं 2 बात, आप जगह बोलेंगे 4 बात, तो क्या ये मैसेज एज इट इज दूसरे तक पहुंचा कि नहीं? आप सर जोर डाल के पता बा बोलो तो लगा तोरा में अच्छा कुछ बोले नहीं था, ये बोला था खाली कि बस भाई थोड़ा सा हाँ बेकार आदमी लेके जाके बोलो तो इतना नीच आदमी है, ये आदमी इतना बोल दे भाई हम तो इतना। अब आपने सर बिना फिल्ट्रेशन के कर दिया, तो इसीलिए जरा नीचे देखिए। फर्स्ट हनुमान जी, सो डिप्लोमैट्स अभी तो यही करते हैं, फ्रॉम ए टू बी एंड ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन एंड सेंड टू ए। सो हनुमान जी इज इंडियाज फर्स्ट डिप्लोमेट। तो हनुमान जी को इंडिया का क्या फर्स्ट डिप्लोमेट कह सकते, नहीं कह सकते? कह सकते हैं। राइट में आइए, नीति सार ऑफ कमांड, वहां पे देखिए नीति सार ऑफ कमांड की इन्फ्लुएंसेस इंडियन फॉरेन वर्ल्ड व्यू। इट सेज दैट एनी डिप्लोमैट्स नीड्स दिस क्वालिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। नीति सार जो कमांड की किताब उसमें लिखा हुआ है, उसमें यह बताया है कि किसी भी राजदूत के पास क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए। पहला, एक्सपर्ट डिबेट एबिलिटी, उसमें पहली बार डिबेट करने की क्षमता होनी चाहिए, ये हर डिप्लोमैट्स के पास। दूसरा, शुड बी एलोकेंट, मतलब भावपूर्ण या अर्थपूर्ण ढंग से किसी बात को रखने का उसको होना चाहिए, कि अपने बात को अलग तरीके से दोनों तरीके से रखे। तीसरा, शुड हैव गुड मेमोरी, मेमोरी अच्छा होना चाहिए कि एटलीस्ट वो रिटायर्ड करके कि आप पहले 10 साल पहले क्या बोले थे, तो शुड हैव गुड मेमोरी। पहला बोलो, पहला क्या है? एक्सपर्ट डिबेटर, डिबेट करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, शुड बी एलोकेंट, अर्थपूर्ण या भावपूर्ण ढंग से बात रखने की एबिलिटी। थर्ड, उसके बाद क्या? गुड मेमोरी। फोर्थ, हैव नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। मेरी बात समझ में आ रही है? और साइकोलॉजी की नॉलेज सर रहेगी तभी आप किसी को कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि साइकोलॉजी जो है बिहेवियर को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और विदाउट साइकोलॉजी यू कांट जज। तो साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। फिफ्थ, उसके बाद क्या? शुड पोजेस गुड मेमोरी के बाद नीचे, अच्छा ओके, शुड हैव गुड मेमोरी, उसके बाद हैव नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। अच्छा एक बार रिपीट हो गया एक ही पॉइंट। तीसरा उसके नीचे है शुड कीप हिज प्लान सीक्रेट, जो अपने प्लान को सीक्रेट रख पाए, मतलब जो पेट में पानी वो पच जाए। ऐसा ना हो कि पेट में कुछ लोगों को पानी नहीं पचता है, समझ रहे हो? कुछ लोग बोलते भी है कि ना हमरा के मत को हम कह दें वो पहले ही से बोलता है। ये आदमी बोल रहा है भाई कहो ना मत कहो, तू जैसी है ना कहो हम उन्हें वैसे कह दें। तो कुछ लोग पानी नहीं पचा पाते। अच्छा कुछ लोग सर कितना भी बोलो पूरा जहर की तरह पी लेंगे, बहुत किसी का सीक्रेट पचा के रखे हैं, जैसे हम हैं। अब जरा नीचे आओ। उसके बाद सर एबिलिटी टू बियर एडवर्सरीज, अब्यूसिव लैंग्वेज, एंगर एंड इम्पल्स। सर उसमें क्षमता होना चाहिए कि अगर कोई गाली गलौज करके या बहुत एंगर वाला बात बोला तो उसके पास एबिलिटी होना चाहिए सहने का। समझ में आ रही बात? क्योंकि सर आप डिप्लोमेट से एक देश का, आप एक राजदूत हैं जो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मजाक नहीं है कि आप बस चाकू मार दीजिएगा भूजा के लिए। नीचे आइए, तो टोटल कैरेक्टर पहले रिपीट कर लो। पहला क्या? डिबेटर एक्सपर्ट होना चाहिए। दूसरा क्या? भावपूर्ण तरीके से बात को रख ले, अर्थपूर्ण ढंग से। तीसरा गुड मेमोरी। फोर्थ क्या? साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। फिफ्थ, अरे साइकोलॉजी का नॉलेज के बाद बोलो ना, शुड प्लान कीप सीक्रेट। और लास्ट है एबिलिटी टू बियर एडवर्सरी, गाली वाली सुनने का क्षमता होना चाहिए। तो अगर आप सब में ऐसा क्षमता है तो आप समझिए इस 5 में से एबिलिटी में से अगर आपके पास 3 भी है तो आप एक बात को मान लीजिए कि सर आप IAS नैया पार लगा दोगे। IAS में इतना होना चाहिए, वहाँ ईगो पे नहीं कुछ होता है, वहाँ आप अपने सिद्धांत पे लीजिए, बस सिद्धांत अपना क्लियर एक रखिए, बाकी ईगो फिगो उधर साइड रखिए। समझ रहे हैं? तो खैर अभी तक मैंने क्या पढ़ा है, रामायण का इंडिया पे क्या असर पड़ रहा है। तो हनुमान जी बिकम द फर्स्ट डिप्लोमेट ऑफ इंडिया। अच्छा कुछ छूटा है उधर राइट में देखना, क्या रामायण ने हमें, वहाँ जो केस ऑब्जेक्टिव है
क्या रामायण ने हमें कुछ दिया जो भारत की विदेश नीति में परिवर्तन आया? डज रामायण ऑफर एनीथिंग रेलिवेंट दैट इन्फ्लुएंसेस इंडियन फॉरेन पॉलिसी? तो क्या रामायण ने दिया? भाई दिया। और उससे हमें क्या पता चला कि हनुमान जी वाज द फर्स्ट इंडिया डिप्लोमेट, है ना? कैसे? बिकॉज जो डिप्लोमेट्स आज जो काम करते वही काम कौन कर रहे हैं? हनुमान जी। तो बहुत पहले हो चुका है सर, और जब हो चुका है तो हनुमान जी को पहला डिप्लोमेट का दर्जा तो मिलना बनता है। पेज 60, बस ये लास्ट पेज है। अब रामायण एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी का फिर से देखिए, पूरा यहाँ विवरण है, बहुत जरूरी है ये, याद रखिएगा। फॉरेन पॉलिसी में आप रामायण का जिक्र तो करेंगे। रावण कोर्ट में गया, कौन? हनुमान जी। अच्छा, हनुमान टेल हिम अबाउट द पावर ऑफ राम एंड यू डिड रॉन्ग। अच्छा, ये भी बोला इधर कि देख भाई तुमने गलत किया है, लड़ाई आपकी और उनकी थी, तुम सीता जी को बीच में लेके आए, ये तो तुमने पाप कर दिया। अच्छा, आप मुझे एक बात सोच के बताओ, मैंने बोला कि जैसे हनुमान जी काम करते थे, गए पावर प्रोजेक्शन किया। सर एक राजा का तो उसको पावर भी तो दिखाना जरूरी है ना, कि मेरा राजा ये है, तुमने गलत किया है, तुमको सर लौटा लौटा के मारेंगे। अब आपने बोल दिया। अच्छा, अब मैसेज जो बोलेगा तो राजदूत सेम एज इट इज आकर क्या इनको बोलेगा, है ना? तो अभी के डिप्लोमेट्स में और उस समय के डिप्लोमेट्स में क्या फर्क था समझो। वो लोग जाते थे तो कोई सिंगल आदमी, सिंगल रूलर के पावर को वो लोग बता रहे हैं, अब हम एज ए कंट्री को दर्शा रहे हैं। आप समझ पा रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? क्या सभी सुन पा रहे हो? पहले के डिप्लोमेट किसी एक आदमी को, किसी एक रूलर का पावर बता रहा है कि ये राम ऐसे है, राम ऐसे है, राम ऐसे है। बट अब जाते हैं तो क्या बोलते हैं? इंडिया इज लाइक दिस, देश। तो आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि किसी एक पर्टिकुलर रूलर को। सुन पा रहे हैं? सो दिस इज अ मेन डिफरेंस, देनी चाहिए। अब सर उसके बाद सो हनुमान प्रोजेक्ट द पावर ऑफ राम इंडिविजुअल, वहां काम तो आज के और वही काम तो आज के डिप्लोमेट्स करते हैं। बट पावर प्रोजेक्शन ऑफ नेशन एंड कैपेबिलिटीज, दैट इज कि हमारे पास रिसोर्स है, सेना एंड ऑल। पहले चोलाज हैज नेवी, तो चोलाज में भव्य इतना रखिएगा नेवी होता था, तो उसमें नेवी के वो लोग अपने किंग को पावर प्रोजेक्ट करते थे, थाईलैंड एंड ऑल में। मतलब सर नेवी का जितना पावरफुल होता था तो लोग किंग को बताते कि मेरा किंग इतना स्ट्रांग है, नहीं है। तो वहाँ इंडिविजुअल कोई रूलर है ना, वहाँ कोई कंट्री को दर्शाए लोग नहीं रहा है। बट अभी के डिप्लोमेट्स क्या है सर, आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, ना कि किसी एक पर्टिकुलर रूलर को। जरा नीचे आइए। उसके बाद दूसरा, हनुमान पावर प्रोजेक्शन, रावण एंग्री एंड ऑर्डर दैट पुट हनुमान ऑन डेथ। विभीषण सेड ये धर्म के विरुद्ध है एंड यू कांट किल डिप्लोमेट्स, क्योंकि राजदूत को कभी मारा नहीं जाता है। और सर वही चीज आज भी होता है। नीचे आइए। सो हनुमान गेट्स डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। इम्यूनिटी समझते हैं सर? आप तो सर ऐसे भी सुनते सुनते लॉकडाउन में पागल हो गए, इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर। आप समझ पा रहे हैं? मतलब सर पहले जो भी चीज आता था पहले सब वही प्रचार है, बस उसमें डाल के दिया इम्यूनिटी बूस्टर आ गया। अच्छा लाइव बॉय सामून तो उसमें भी इम्यूनिटी बूस्टर डाल दिया, भाई खाएगा आदमी क्या? अब सर उसका सरफ प्रचार, सरफ में भी इम्यूनिटी बूस्टर। समझ नहीं पा रहे क्या कर रहा? हाँ मतलब भाई आप कपड़े में आप लगाइए, कपड़े के थ्रू इम्यूनिटी बूस्टर आपके मुंह में चला जाए। अजीब बात है यार। पहले आप च्यवनप्राश पहले भी बेचते थे, अब आप क्या च्यवनप्राश प्लस इम्यूनिटी बूस्टर। पहले बॉर्नवीटा भी बेचता था, बॉर्नवीटा प्लस इम्यूनिटी बूस्टर। सर ये मार्केटिंग है, इसीलिए खैर नहीं पढ़ना है। नीचे आइए। पहला हनुमान, तो सर हनुमान को क्या मिला? पहला डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मतलब होता है सर आपको छूट मिला, क्योंकि आप राजदूत हैं और ये नियम है कि राजदूत को मारा नहीं जा सकता, तो हनुमान को भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिला। और यही नियम आज भी है, पॉलिटी में भी पढ़ाऊंगा कि सर राष्ट्रपति को और डिप्लोमेटिक जो जितने भी डिप्लोमेट्स इनको पूरा छूट मिला। जैसे राष्ट्रपति अपने शासनकाल के दौरान जो भी चाहे कर सकता है, उसको कुछ नहीं होगा, कोई जेल कोई सजा वजा नहीं होगा। अच्छा जैसे ही खत्म होगा तो कान धर के उसके बाद लेके चलेगा सर, लेकिन जब तक वो है तब तक उसको कुछ भी नहीं होने वाला है। समझ पा रहे हैं? तो मस्त आराम से अपना घूमते रहेगा, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, जो मैंने सब ऐसे यूज कर रहा है। अब सर जैसे ही खत्म होगा ना तो आपको दो लॉ बताया था, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, और बोला था कि सिविल लॉ बैक डेट में लागू होता है, तो अभी का नहीं। तो 5 साल का जो यूज किया ना बेटा, पूरा दो पहले तुम, ठीक है? उसके बाद तो आगे देखेंगे। नहीं चाहिए, हालांकि नहीं करते, राष्ट्रपति लोग अच्छे होते। हनुमान पावर प्रोजेक्शन, इंफॉर्मेशन एजेंट, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, सब तो मिल गया। तो सर यही खासियत तो एक डिप्लोमेट्स में भी होता है, उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलता ही है। वो एज इट इज मैसेज यहाँ से वहाँ तक क्लियर कट पहुँचाता है, उसमें कोई सर हिंड्रेंस नहीं होता। और उसके बाद अपने देश को भी रिप्रेजेंट करता है और रूलर को रिप्रेजेंट कर देता है। सो इस हिसाब से हनुमान क्या हुए? इंडिया के फर्स्ट डिप्लोमेट। आज आपको पता चला कि सर हनुमान जी का कुछ अलग दर्जा है, इसलिए पूजा किया जाता है।
So Hanuman is equal to India's first diplomat. So India past had relevance in foreign policy and India past has influence in our foreign policy. यही क्वेश्चन बस मेंस में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पास्ट इन आवर इंडियन फॉरेन पॉलिसी विथ रेफरेंस टू द रामायण। सुन पा रहे मेरी बात? सर वहां पे आपको ये आना पड़ेगा और वहां पे आपको ये बताना पड़ेगा कि सर हमसे पहले भी डिप्लोमेट्स हो चुके हैं। राइट में आ जाओ थोड़ा। अब मैं लाइन पढ़ रहा हूं राइट वाला, थोड़ा सा सोचना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, पहला, रामायण एन एंशिएंट इंडियन एपिक asserts tremendous importance for our foreign policy because an analysis of the epic states that Hanuman resorted to project power, acted as an information agent and enjoyed as diplomatic immunity, something that is a core feature of diplomacy. तो जो एक डिप्लोमेसी को मिलता है फीचर, वही सारा फीचर किसको मिल रहा है? हनुमान जी को, और बहुत पहले मिल चुका है, चला नहीं चाहिए। Thus, India through रामायण has contributed to evolution of global diplomatic history. तो रामायण के थ्रू इंडिया ने सर ये बता दिया कि सर हनुमान जी बहुत पहले डिप्लोमेट्स हो चुके हैं, तो ज़्यादा सर चिंता करने की जरूरत ना है। तो मतलब इंडियन एपिक का पूरे वर्ल्ड पे एक अपना गहरा प्रभाव। क्या सुन पा रहे हैं? अभी तक मैंने दो चीज़ बताया। क्या सर? सबसे पहले किसी भी देश का पास्ट बहुत मैटर करता है उसके फॉरेन पॉलिसी के लिए। अच्छा, अब अमेरिका भी अगर हमारे लिए कोई फॉरेन पॉलिसी अपने बना रहा है, मेरे देश से लिए, इंडिया के लिए, तो भी तो देखेगा कि इंडिया का पास्ट कैसा है। उसको पता है कि सर हम 4 बार मारेंगे इंडिया को, तब 5वां बार इंडिया बोलेगा कि अब बहुत हुआ है। क्यों? क्योंकि सर हमारा पास्ट वैसा है ना, हम सर वो इंसान है जो आराम से आए, मतलब दुश्मन को भी अपन पानी पिलाने वाले टाइप में बार बार बोलता हूँ, वो इंसान है। तो उसको पता है कि अमेरिका मार देगा 2 थप्पड़, उसका सॉरी बोल देगा, और हम लोग क्या इमोशनल है, तो हम लोग मान जाते कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं करो, फिर मार दिया। अच्छा, हम लोग बोले अब सर अमेरिका फिर गलती हो गई। तो ये जो उसको पता है कि कम से कम इंडिया एक बार में रिएक्ट नहीं करेगा, इसीलिए आप देखोगे ना किसी भी मुद्दे पे कोई इंडियन गवर्नमेंट कभी भी एक मुद्दे पे पहली बार रिएक्ट नहीं किए। और यही आप अपने लाइफ में भी देख लेना, आप भी वैसे ही इंसान है सर, क्योंकि हमारा पास्ट मैटर करता है। हम लोग जल्दी से कोई फर्स्ट डिसीजन ना बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे, हम लोग एक बार गलती करके दोबारा सुधारने की कोशिश हमेशा करेंगे। आप देख लेना, जैसे आप कपड़ा भी खरीदने गए, मान लो कुछ ना कुछ कसक बच के रह जाएगा आपको, कि थोड़ा सा झालर मालर इधर हो जाता या थोड़ा ऐसे हो जाता तो ठीक रहता, अभी खरीदने गए तो हो जाता। इसीलिए आप सेकंड बार जब जाते हैं तब आपका डिसीजन क्या होता है? परफेक्ट। तो आपको लगता है हाँ अब दिल को चैन मिल गया। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? इसीलिए इंडियाज में, आप बहुत लोग पहले से क्लियर रहता है उनको, सर सिंपल रहिए। मैं बताऊं ना कि सक्सेस का मैंने क्या आप सुने होंगे, तो सिंपल रहना है कि सर कितना भी आप पावरफुल हो जाओ, बड़े हो जाओ, सिंपल हो। चप्पल पहन के घूमो, मान लो चप्पल पहन के घूम रहे हो सर, आप गए दरवाजे पे क्या BMW खरीदने, और गार्ड बोला चल भाग भाग। आप तो सिंपल थे, लेकिन सर आप इतने पावरफुल हैं, कुछ नहीं करना है, चुपचाप फोन कर दो। सर फोन जैसे किया तब तक उधर का सर पूरा मालिक मैनेजर सब दौड़ के आ रहा है। अच्छा, आप चप्पल में पैजामा में, ठीक। अच्छा, अब क्या आप बोल रहे हो? मालिक बोला आप आए क्यों? आप फोन कर देते, गाड़ी तो हम घर पे पहुंचा देते। बोला कि नहीं बेइज्जती हुई है, अब हमको गाड़ी नहीं पूरा एजेंसी का गाड़ी पहुंचाओ घर पे। समझ में आ रहा है? लेकिन है क्या है? सिंपल। ये क्यों बता रहा हूँ? सिंप्लिसिटी का बड़ा खासियत है, बहुत खासियत है, मैं बता रहा हूँ। इसीलिए अब्दुल कलाम में भी सिंप्लिसिटी आप देखेंगे। इसी वजह से अब्दुल कलाम से भी बहुत तेज लोग भी थे, बट अब्दुल कलाम ज़्यादा पॉपुलर हो गए। सिंप्लिसिटी भी एक बहुत बड़ा फीचर है, जो मैं आगे आपको एथिक्स में पढ़ाता हूँ। ये लोगों को समझ नहीं आता है, इसीलिए आपसे ज़्यादा कोई पावरफुल जरूर होगा, लेकिन जो सिंप्लिसिटी, जैसे IAS तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस IAS में जो सबसे सिंपल IAS होगा आप उसको ज़्यादा जान जाएंगे नाम। आप जैसे आप जान लिए, मान लीजिए मनोहर पर्रिकर, तो चीफ मिनिस्टर तो बहुत जानते हैं, लेकिन आप मनोहर पर्रिकर क्यों जानते हैं? सर सादापन के लिए। सिंगर बहुत है कि ना, अरिजीत सिंह को ज़्यादा जानते हैं, सिंप्लिसिटी बहुत है। आप समझ पा रहे हैं? तो ये ट्रेड्स हम सिर्फ समझते हैं, हम उसको लागू नहीं करते। ये मेरा काम है, इसलिए आपको बताना कि आप में अगर इसमें सिंप्लिसिटी, अच्छा सिंप्लिसिटी का मतलब ये नहीं कि सर पैसा है फिर मतलब फटा हुआ पहन रहे, इसका मतलब ये नहीं है। सिंप्लिसिटी का सिंपल एक ही डेफिनेशन है, एक ही डेफिनेशन, जिसमें आप एज इट इज कंफर्टेबल है। आप किसी के दबाव में कुछ नहीं पहन रहे हैं, आप किसी के दबाव में उस तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इसने बोल दिया ऐसा कर लो तो आपने ऐसा कर लिया वैसा। बस सिंप्लिसिटी का यही मीनिंग है, समझ पा रहे हैं? और बाकी सब ज़्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप रहिए IAS बनने के बाद। इसलिए आप IAS में भी देखेंगे ना, तो जो IAS सिंपल है उसको आप ज़्यादा जानते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्टाइल में बोले बन गए बड़ा, लेकिन वो लाइक नहीं कर जे ऊ बात से ही नहीं खा। सेम मनोहर पर्रिकर को, वैसा चीफ मिनिस्टर जो स्कूटर से चलता है।
अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने भी यही काम किया, बड़ा अच्छा से प्रोपेगेंडा अपनाया, समझ रहे हैं क्या? मफलर, खांसी, ये दो तो चीज रखा है इसने। और सर सादा ड्रेस रखा है, देखो ज्यादा ये भी नहीं रहता है चहल पहल में, एकदम सिंपल के वैसे ही सब खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर एक तरफ हमारे है, तो आपको ये लगेगा कि ये सिंपल नहीं है, लेकिन सर एक्चुअली सिंपल है। आपको बता दूं मैं, लोग को भौकाल बस फैलाया गया है, भौकाल इसमें है नहीं इनमें। सर ये वो लोग हैं, ये क्या बोले कि मेरे पास एक कुर्ता हाफ इसलिए पहले थे, उनके पास वो फट जाता था बाजू उनका, तो बस वैसे ही वो सोचे कि जितना सिलवाएंगे उससे बढ़िया कि काट के वो पहन लिया जब नहीं बचता था, तो इसलिए वो पहना करते थे और वो ट्रेंड बन गया। तो उनका क्या गलती है भाई? ये तो सिंपल ही एजिटिव आदमी है भाई। आप उनको देखेंगे ना, वो एजिटिव तो उनके पास नहीं होते थे भाई, तो वो फकीर आदमी वो भी। सर पढ़ के वो तो साधु संत भी जाके लिए हुआ है, जिस तरह से अब्दुल कलाम गए हुए हैं ना, तो वो भी गए हुए हैं वहाँ पे घर से बोल के। तो ये फकीर अब आके चाय बेच रहे हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनके पास नहीं होते थे तो इन्होंने बस वही पहनना शुरू किया। अच्छा, जब तक आदमी नहीं फेमस होता है तब तक वो कोई उसको नोटिस नहीं किया, जब फेमस हो गया तो स्टाइल बना दिया। आप समझ पा रहे हैं? आप फटा हुआ जींस पहन के चले, लोग बोलेगा ये देखो क्या हो गया। अच्छा, सलमान खान आ गया पहन के, स्टाइल हो गया। समझ पाए मेरी बात? तो सर फर्क कोई मानो ना, गरीब और अमीरी का फर्क होता है, बाकी बस सब ठीक है, नहीं चाहिए। अब यहां से जीवन का आनंद लीजिएगा, क्योंकि यहां से बहुत तेजी से आगे जाएंगे अपन, बस यहीं तक रखेंगे, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे, ठीक है? लेकिन सर इंपॉर्टेंट है ये। पहला है, अभी तक जो पढ़े पास्ट और रामायण से इन्फ्लुएंस आप समझ गए, तो रामायण का इन्फ्लुएंस हमारे पे है, इस बात को आप जानते हैं बखूबी, सुन पा रहे हैं सब। सो विभीषण इज द फर्स्ट डिप्लोमेट ऑफ इंडिया, ठीक है? तो हनुमान इज द फर्स्ट डिप्लोमेट ऑफ इंडिया, भूलिएगा मत, नीचे आइए। अब सर कौटिल्य अर्थशास्त्र एंड एनालिसिस ऑफ चैप्टर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। सर सबसे इंपॉर्टेंट अगर इंडियन फॉरेन पॉलिसी और आईआर की बात करूं तो कौटिल्य का सर सबसे इंपॉर्टेंट विजन, जिसको आपको एकदम चिपका के रख लेना माइंड में। पहला देख लो जरा, कौटिल्य अर्थशास्त्र एंड टेक्स्ट बुक ऑफ गवर्नेंस। क्या गवर्नेंस बताया हूं? पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। नीचे 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक डिवोटेड टू फॉरेन पॉलिसी। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र किताब है, उस किताब में 2 चैप्टर जो है वो फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति पे दिया हुआ है। पहला खासियत, एडवाइसेज ऑफ दिस बुक, पहला क्या बोला? किंग मस्ट फोकस ऑन डेवलपिंग इकोनॉमी। और मैं आपको ऑलरेडी कितने बार रिपीट भी किया हूं। तो चाणक्य, अच्छा सर सोचो क्या विजन था उसका, नॉलेज का क्या खासियत है कि सर आप फ्यूचरिस्टिक हो जाते हो, क्या जबरदस्त विजन है। उतने सालों सर, हजारों इतने सालों हो गए और आज भी सर एकदम सटीक बैठ रहा है। ये नॉलेज का देन है, तो नॉलेज ही लीजिएगा, बाकी ऐसे तो अनुमान लगाते रहते हैं लोग। तो पहला है किंग मस्ट फोकस ऑन डेवलपिंग इकोनॉमी। तो पहले आप अपने आर्थिक स्थिति पे सर किंग को फोकस करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अर्नड मनी यूज टू डेवलप मिलिट्री, मतलब जो पैसा आप उससे कमा रहे हैं और वो पैसा जो कमा रहे हैं उससे आपको क्या करना है? अर्न मनी यूज टू डेवलप मिलिट्री। उस समय एग्रीकल्चर वाज वीवीआई, सो ही टेल्स अबाउट एग्रीकल्चर इकोनॉमी। सुनना, आपको जो पैसा आया उससे, किससे? उस इकोनॉमी से। आपका इकोनॉमी अच्छा हुआ तो पैसे आए, तो पैसे आए तो इसका खर्चा आप किस पे कीजिए? मिलिट्री पे। किस पे करेंगे? मिलिट्री पे। अच्छा, उस समय एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो हमारा एग्रीकल्चर, क्योंकि सर उस समय तो अभी उस समय कुछ था ही नहीं अपने पास, उतना थोड़ी ना था। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट था, तो हम ज्यादा प्रॉफिट किससे कमाएंगे? एग्रीकल्चर से। आज हमारा सर सबसे, इधर आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, फिर भी आप बेसिक है जान लो, आप नॉलेज समझ लो। जैसे आप पढ़े होगे, एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी होता है और एक होता है टर्शियरी। हिंदी वाले बिल्कुल भी चिंता ना करें, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बोल लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका नाम और भी है, लेकिन समझ आए, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो, ऐसा सेक्टर जो आपका मान लो एग्रीकल्चर हुआ, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है वो प्राइमरी सेक्टर में। मान लो हमने क्या किया, गेहूं इस्तेमाल किया, गेहूं से हमने आटा बना लिया, आटा से इस्तेमाल करके मान लो बिस्किट बनाया, तो आटा का इस्तेमाल करके बिस्किट बना हुआ है सेकेंडरी में। अब सर खाली अगर प्राइमरी काम बोले तो जिसमें रॉ मटेरियल्स हम एग्रीकल्चर के इस्तेमाल कर रहे थे, वो आपका क्या हुआ? प्राइमरी। अच्छा, आपने क्या किया? उसी आटे से क्या बना लिया? बिस्किट, तो हो गया सेकेंडरी। और अब बिस्किट को सेल भी तो करोगे, तो बिस्किट को सेल करोगे, क्या होगा? टर्शियरी। अब सर 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला कि सर पहले लोग खेती बाड़ी पर ज्यादा डिपेंडेंट थे, फिर बीच में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लोग इंडस्ट्री पर शिफ्ट हो गए, और अब सर लोग शिफ्ट हो गए आईटी सेक्टर पे।
अब सर्विस सेक्टर ज्यादा है। मतलब आज क्या है, देखो अमेजन क्या घर घर बैठे रहिए, ऑर्डर करिए, अमेजन पहुंचा रहा है। तो आज आप वो भी जॉब चाह रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, कि सर घर बैठे काम करते रहे, पैसा मिलता रहे। सुन पा रहे हैं मेरी बात? तो आपने क्या किया सर? दो चीज किया। सबसे फर्स्ट कि पहले लोग एग्रीकल्चर पे ज्यादा थे, तो हमारा अच्छा जिस देश का फोकस एग्रीकल्चर पे हो उसका आर्थिक स्थिति पे तो एग्रीकल्चर पे ही फोकस होगा। फिर इंडस्ट्री पे आया तो हमने इंडस्ट्री को बूम किया। अब हमारा आईटी सेक्टर बूम आया तो सर हमने आईटी सेक्टर पे ध्यान दिया। तो अभी करंट में हमारा कौन सा बूम कर रहा है? आईटी सेक्टर। और आईटी सेक्टर सर जबरदस्त तरीके से बूम किया है। अब बूम इतना तरीके से किया और लॉकडाउन और सोने पर सुहागा कर दिया। लॉकडाउन ऐसा किया कि लोग को यही लगा कि दुनिया में आईटी सेक्टर के अलावा तो कोई नाम की चीज़ें नहीं है, लेकिन आईटी सेक्टर फिर भी भूल गए। पहुंचाना तो घर पे पड़ेगा, बिना आदमी का तो होगा नहीं। रोबोट लेके कब जाएगा भाई? अभी टाइम लगेगा रोबोट को लेके आने में, कहेंगे स्प्लेंडर आप ही को चलाना पड़ेगा। अब स्प्लेंडर चलाइए चाहे सीडी डिलक्स चाहिए, आदमी तो चाहिए। इस दुनिया में कितना भी कुछ डेवलप हो जाए, आदमी की आवश्यकता तो सर कभी खत्म होने वाले नहीं है। बस यही आदमी को ये देखना है कि उसकी आवश्यकता कहाँ का है, उसको बस अपना आजमा लेना है। जैसे कोई बात नहीं, देख लेते, बस इतना तो करेंगे ही करेंगे, चाहे जो हो जाए, तूफान है। तो पहला है कि किंग को कहाँ फोकस करना चाहिए? किस पे? इकोनॉमी पे। अच्छा, इकोनॉमी से जो पैसा आ रहा है उसको किस पे फोकस करना चाहिए? मिलिट्री पे। नीचे तीसरा पॉइंट, इंडिया फोकसेस इकोनॉमी ग्रेटर देन मिलिट्री बिकॉज इकोनॉमिक पावर लेड टू मिलिट्री पावर। इंडिया ने सर यही काम किया, अपने इकोनॉमी पे ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि इंडिया को पता था कि अगर इस देश पे राज करना है और अपना जानना है, अपना अपना वैल्यू बढ़ाना है, तो इकोनॉमी को बढ़ाना पड़ेगा। इकोनॉमी जब आपके पास आएगा ना तो मिलिट्री लगभग ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपके पास सीधा सा बात है, पैसा जब आने लगेगा तो पैसा आने लगेगा तो ऑटोमेटिक आप घर की सुरक्षा के लिए सर बाउंड्री पे शीशा उसा लगवा लीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन जब तक पैसा नहीं है तब तक चोर उधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, आप कितना भी दरवाजा बंद कर लीजिए, सेंध मार के जाएगा। तो बेसिकली अगर इकोनॉमी आपका अच्छा हो गया तो मिलिट्री भी अच्छा हो जाएगा। इंडिया ने भी यही काम किया। लेकिन सर क्वेश्चन ये पूछा था कि इकोनॉमी में, देखो मैंने 2 बार ऐसे करके लिया होगा कि इकोनॉमिक जो है ग्रेटर दैन मिलिट्री। अच्छा, इंडिया ने सिर्फ इकोनॉमी पे ही फोकस नहीं किया, मिलिट्री को कभी छोड़ा नहीं इंडिया, ये याद रखिएगा। बस फोकस ज्यादा इकोनॉमी पे था, लेकिन मिलिट्री को कंप्लीट छोड़ नहीं दिया गया कि एक बार इकोनॉमी डेवलप कर लो और जब पैसा आ जाए तब किस पे फोकस करो? मिलिट्री पे। ऐसा नहीं था। हाँ, ज्यादा फोकस किस पे था? इकोनॉमी पे, बट मिलिट्री को स्किप किया नहीं गया। अब जरा नीचे आ जाओ। तो सर उस समय वेल्थ क्रिएशन शुड बी इक्विटेबल इन द सोसाइटी। सर क्या बोला? जो धन अर्जित हुआ है वो बराबर बटा हुआ होना चाहिए समाज में। इसीलिए बोला जाता है चाणक्य को फर्स्ट कैपिटलिस्ट। जिस तरह से हनुमान जी को क्या बोला गया? अब सर जरा नीचे आओ। लेकिन सर ये दूसरा कैपिटलिस्ट का दूसरा था। कैपिटलिस्ट का मीनिंग क्या होता है? कि सर जो सिर्फ अपनी इकोनॉमी और प्रॉफिट पे सोचे। चाणक्य ने भी तो यही बात बोला कि इकोनॉमी और प्रॉफिट पे सोचिए, लेकिन उसने क्या बोला? जो प्रॉफिट आए उसको बराबर में बांटिए। तो सर कौटिल्य और चाणक्य तो उस समय मतलब बता चुके थे कि सर कैपिटलिज्म भी दूसरे तरीके का हो सकता है, जिसमें प्रॉफिट कमाने के बाद आप इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ कैपिटलिस्ट नहीं हो सकते। अब जरा नीचे आइए, बस थोड़ा सा देख लो क्या लिखा है मैंने। क्योंकि वेल्थ क्रिएशन शुड बी इक्विटेबल इन द सोसाइटी, क्योंकि कुछ लोगों की नाराजगी होगी, देन वो बाद में क्या बाहरी लोगों की मदद लेंगे और देश बर्बाद हो जाएगा। सो धन बराबर रूप से सब में बटा होना चाहिए। नीचे आइए 5वां पे, वेल्थ इंक्रीजेस पावर इंक्रीजेस, पावर ऑफ स्टेट इंक्रीजेस। सो वेल्थ एंड पावर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द आपका क्या है? मिलिट्री। फिर आपका इंटरनेशनल स्टेटस भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब वेल्थ इंक्रीज हुआ, धन आया, पावर आया तो आपका इंटरनेशनल स्टेटस भी कंट्री का क्या हुआ? बराबर इंक्रीज हो गया। सो कौटिल्य इंटायर फोकस इज ऑन डेवलपिंग इकोनॉमी। नीचे आइए, सो वी कैन से कौटिल्य वाज इंडियाज फर्स्ट कैपिटलिस्ट who focus on equity because he not just exploit the resources but he was the capitalist with equitable resources, which is very special and unique concept. So any country can be capitalist with equalistic resource और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। सर एक कोई कंट्री, आप पहले बोला कि कोई बोले कि सिर्फ हम कैपिटलिस्ट हैं तो अमेरिका भी तो चाह सकता है। मैंने पहले बोला था कि कोई आज तक ऐसा कोई है ही नहीं कंट्री जो कंप्लीट क्या हो? कैपिटलिस्ट हो या कंप्लीट क्या हो? सोशलिस्ट हो। अरे पढ़ाया था मैंने। तो आपको ये नॉर्मली क्या बोला मैंने? 2 चीज का ध्यान। सबसे फर्स्ट कि सर सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि चाणक्य ने पहले ही बोला था कि इकोनॉमी होना चाहिए ठीक, इकोनॉमी ठीक होगा ऑटोमेटिक मिलिट्री पे फोकस करना चाहिए। और दूसरा बोला कि जो आपको आए, इसलिए मैंने बोला था कि अगर समाज का कोई एक तबका भी
कोई एक कम्युनिटी, कोई एक जाति या कोई एक धर्म भी अगर प्रताड़ित है या कमजोर है, उसमें बराबर बांटा नहीं गया है, तो सर देश के बर्बाद होने के चांसेस ज्यादा है। और मैंने इसलिए आपको बोला था कि आपके अगर मोहल्ले में कोई ऐसा आदमी है जो बहुत ही गरीब है और आप देखते हैं और आप उसको 2 या 3 रोटी दे सकते हैं जिससे कोई तकलीफ नहीं है, तो दे दिया करिएगा, क्योंकि सारा पोलराइज होकर आप तक आएगा। और सर हेजिटेट मत करिएगा आप। कुछ लोग हेजिटेट भी करते हैं कि हम देंगे तो क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, उसके आन बान। याद रखिएगा, इंसान का एक सबसे अच्छा फीचर होता है, जब आप किसी इंसान के लिए कुछ अच्छा करेंगे ना, वो इंसान कितना भी कुछ भी हो, भले आपके मुंह पे उस समय बोल देगा, लेकिन पीछे में सर वो भूलेगा कि यार ठीक किया कि कम से कम दे दिया। अरे अच्छा चीज किसको अच्छा नहीं लगता? मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप इस बात को हेजिटेट मत करिएगा कि हम उसको क्या दें, कहीं इसको चलेगा कि हम ही खाने वाले हैं, ये मत सोचिएगा। बस आप उसको बोलने का तरीका आपको होना चाहिए। अगर जो देने वाला हो तो क्या बोलता है, अच्छे से बोलता है कि देख यार मेरे पास तो इतना ही है, लेकिन आप प्लीज रख लीजिए, और इसमें बुरा लगे तो करिए। मतलब आपका रोटी सब्जी ही बनाए तो रोटी सब्जी शेयर कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा जब पनीर बने तभी आप दीजिए जाके, क्योंकि पनीर कब बनेगा और फिर उसको कब मिलेगा उसका कोई इंतजार नहीं होगा। लेकिन आप रोटी सब्जी डेली खा सकते हो, दे सकते हैं, क्योंकि सर बाहरी हस्तक्षेप आएगा। अच्छा सोचो श्रीलंका में क्या हुआ, सेम चीज हो रहा है। ये हर कंट्री का नियम है। क्या हुआ, एक कम्युनिटी को आपने प्रताड़ित किया, सर वही पढ़ाऊंगा वहां पे भी सेम आपको प्रताड़ित जैसे किया, दूसरा कोई हेल्प देने आ जाएगा। अफगानिस्तान में पढ़ाया मैंने आपको, अफगानिस्तान में पढ़ाया 2 में आपने एक को उसको क्या किया, आपने अलग से उसको नहीं भाव दिया। इंडिया वहां पे, रसिया और सब आके वहां इन्वॉल्व हुआ। इसी तरीके से आगे आपको जहां जहां पढ़ाऊंगा वहां पे यही लगेगा कि जब भी किसी देश की कोई एक कम्युनिटी या कोई एक समाज का कोई एक तबका अगर वो परेशान है, तो फिर समाज पूरा पोलराइज होकर आप तक चला जाएगा। सुन पा रहे मेरी बात? तो सर अभी तक मैंने 2-3 पढ़ा है, उसको दिमाग में एक बार रिपीट करा देता हूं ताकि दिमाग में आ जाए, फिर अपन कल कंटिन्यू करेंगे। पहला मैंने बोला कि हमारे फॉरेन पॉलिसी में, सुन लेना आराम से ताकि एक बार कम बन जाए, फॉरेन पॉलिसी में किसी देश का पास्ट इतिहास बहुत मायने रखता है। अगर किसी देश का मायने अगर रखता है, इसलिए इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर आईएफएस ऑफिसर को अपने कंट्री के बारे में या हर कंट्री के बारे में, सर वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्री के बारे में उसको 1 साल सिर्फ जानना ही पड़ता है कि उस कंट्री का इतिहास क्या था। यहां से सर आगे बढ़ते हैं कारवां। तो मैंने बताया रामायण का हमारे इंडिया पे क्या कंट्रीब्यूशन है फॉरेन पॉलिसी में। तो आप देख लिए कि हनुमान जी इंडिया के फर्स्ट डिप्लोमेट हैं, जो आप कह सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे भी। क्यों? क्योंकि सर डिप्लोमेट का कॉन्सेप्ट बहुत पहले आ चुका था और रामायण माइथोलॉजिकल स्टोरी बहुत पहले लिखा जा चुका था। तो 2 बातों का ख्याल रखना है कि रामायण ने हमारे पे कैसे किया, इसलिए किया कि जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, जो डिप्लोमेट, जो राजदूत आज जो काम करते हैं वो कभी पहले ही हो चुका है। और सर हमारे फॉरेन पॉलिसी को कैसे मैटर करता है, क्योंकि हम राजदूत भी वैसा ही रखते हैं जो जाए और एज इट इज जो इंफॉर्मेशन मिला उसको बिना फिल्ट्रेशन का गवर्नमेंट तक पहुंचाए। ठीक है यहां तक। अब तीसरा उसके बाद मैंने बोला क्या, चाणक्य का, कौटिल्य का। तो कौटिल्य का पहला स्टेटमेंट कि सर हर देश के राजा को ये फोकस करना चाहिए कि देश का इकोनॉमी बहुत बेहतर हो। दूसरा, जब उससे आए जो पैसे उसको मिलिट्री को भी सुदृढ़ करना चाहिए। थर्ड, जो रिसोर्स में और फायदा हुआ उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और इससे पहले मैंने और भी बोला कि चाणक्य को हम बोल सकते हैं कि चाणक्य कैपिटलिस्ट तो था, बट एक यूनिक आइडिया था उसका कैपिटलिस्ट होने का, कि कैपिटलिस्ट होने के बावजूद भी वो क्या बोल रहा है कि सब में बराबर बांट दो। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग नजरिया जो कि काफी यूनिक है। अभी के लोग कैपिटलिस्ट अलग लेवल पे हैं। अब उसके बाद मैंने एक और चीज बताया था कि सर हर डिप्लोमेट्स के पास 5 या 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पहला क्या, शुड बी डिबेट, जो अच्छे से डिबेटर हो, एक्सपर्ट इन डिबेटिंग। दूसरा, एलोकेंट, भावपूर्ण और अर्थपूर्ण ढंग से अपने बातों को रख पाए। तीसरा, मेमोरी उसका ठीक होना चाहिए, शुड हैव पोजेस गुड मेमोरी। साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। देन उसके बाद क्या, प्लान को सीक्रेट रखे और गाली और एंगर और गुस्से को सहने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। अगर ये सारे कैरेक्टर हैं तो सर उसको एक हम करेक्ट डिप्लोमेट कह सकते हैं। ठीक है यहां तक मजा आया थोड़ा सा? सर इसके आगे और ज्यादा मजा आया। मुझे पता है कि आपकी भूख और बढ़ जाएगी कि और पढ़ा देंगे, लेकिन मैं इसको कल और कराऊंगा अच्छे ढंग से, एक बार रिपीट करके। बाकी बस लास्ट में एक बोल देता हूं क्योंकि मुझे भी निकलना है, बट एक चीज सुना देता हूँ। रामायण पे ही था, मैंने बोला था सुनाऊंगा ताकि यहाँ से चलते जाओ तो हंसते जाओ, रोड पे लोट पोट हो जाना 3-4 बार। हाँ फिर उसको, हाँ 3-4 बार, फिर एक रुक रहा है, रुक भाई, वो भी लौट रहा है। तो क्या हुआ कि सर रामायण का सीन चल रहा था, आप कहीं नहीं सुनोगे, आप कहीं गाँव में पहले राम होता था, बहुत ज्यादा होता था, अब तो थोड़ा कम हो गया है, बट अभी भी होता है। तो रामायण चल रहा था, क्या हुआ उसमें सीन था कि हनुमान जी को जड़ी बूटी लेके आना था। सुन पा रहे हैं या फिर सुने होंगे? अब सर जड़ी बूटी लेना तो उन्होंने क्या किया था, इधर सर सुग्रीव, अब सुग्रीव भी थे। अब सुग्रीव ने बोला कि राव क्या मूर्छित है, कौन, राम जी और लक्ष्मण जी दोनों मूर्छित हैं, आप जाइए, मतलब जो भी थे, अब सर जाइए और लेके आइए। हम मूर्छित थे, ये गए क्या, बोले कि जाके लेके आओ, क्या लेके आओ, जड़ी बूटी। अब संजीवनी बूटी लेके आए। अब सर गए ले रहे, तब तक गए तो उसमें सीन ऐसा था कि रस्सी था और रस्सी पर चढ़ के इनको जाना था और म्यूजिक चल रहा था।
अब रस्सी पर गया तब तक कोई रस्सी काट दिया, धाप से गिरे एकदम। अब जैसे ही आया तो सुग्रीव बोल रहे वहां पे, हनुमान तुम संजीव बुट नहीं लाए? तो ही बोल रहा है वो सब छोड़, पहले बताओ कि रस्सी कौन कट लगा। अब सारा रामायण रसीला वहीं पे हो गया खत्म। सर उसको चोट इतना लगा था। अब सुग्रीव को हालांकि गाली देकर बोला था, मैं थोड़ा सिंपल में बोला हूँ, कह रहा चुप डैश, वो क्या कि पहले ही बताओ रस्सी कौन कट लगा। तो खैर चलिए मिलते हैं कल और फिर कंटिन्यू करेंगे। फॉरेन पॉलिसी का क्लास मत छोड़िएगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी आपका पूरा नजरिया बदलेगा, और जो पढ़े हैं अब तक पूरा रिवीजन हो जाएगा फॉरेन पॉलिसी में। क्योंकि सर ये यहां से लेकर मैंने बोला जवाहरलाल नेहरू से नरेंद्र मोदी तक जाएगा, सारा फीचर डेवलप होगा और सारा कंट्री का इस्तेमाल हो जाएगा, इसलिए मत छोड़िएगा। मुझे उम्मीद है बाकी कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए।